नाज़रीन, दूध सेहत के लिए ज़रूरी है, लेकिन मिलावट सेहत के लिए ख़तरा बन सकती है। दुनिया भर में गाय और भैंस का डब्बा बंद दूध इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश समेत बेशतर ममालिक में अब भी खुले दूध का रुझान है। दूध कैल्शियम से भरपूर और मुफीद तो होता ही है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि दूध कौन सा लेना चाहिए, खुला दूध लेना चाहिए या डब्बे वाला। माहिरीन का कहना है कि डब्बे वाला दूध भी भैंस से ही हासिल किया जाता है, मगर इसमें हिफ्ज़ान सेहत के असूलों को मद्देनजर रखा जाता है। दूध दोहने से लेकर उबालने और डब्बों में पैक होने तक किसी भी मरहले पर इंसानी हाथों का इस्तेमाल नहीं किया जाता और सारा काम जदीद मशीनों से लिया जाता है। जबकि खुले दूध में दो मसले होते हैं। एक ये कि खुले दूध की फरोख्त का कोई बाकायदा निज़ाम ना होने की वजह से इसमें मिलावट के इम्कानात बहुत बढ़ जाते हैं। इस हवाले से आए रोज़ फूड अथॉरिटीज़ की जानिब से मिलावट शुदा और केमिकल ज़दा दूध पकड़ने की कार्रवाइयाँ भी सामने आ चुकी हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान डेयरी एसोसिएशन के आप सदर हैं अली अहमद खान साहब। उनसे हम बात भी करेंगे और जानेंगे कि एग्जैक्टली वजह क्या है। सर, अली साहब, ये एक सेक्टर है जो कि कमाई का जरिया भी है और पाकिस्तान में करोड़ों लोग दूध का इस्तेमाल भी करते हैं। ये सेक्टर अब तक रेगुलेट क्यों नहीं हो पाया? इसकी कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी क्यों नहीं बन पाई? कौन कौन सी वजूहात हैं जो इसके आड़े आती? आप सही कह रहे हैं अली। अगर देखें, ये डेयरी सेक्टर जो है ना, ये ट्रेडिशनली इसको आप समझ लें कि ये एग्रीकल्चर की भी कॉटेज इंडस्ट्री ही रही है। तो इसको ज़्यादातर बैकयार्ड फार्मिंग, ट्रेडिशनली बैकयार्ड फार्मिंग रही है। और इसको ना थ्रू आउट जो सप्लाई चेन है, जो वैल्यू चेन है, उसमें इसको ऑर्गेनाइज नहीं किया गया, क्योंकि इसमें बहुत सारे फार्मर्स इन्वॉल्व हैं और वो क्रॉप्स के साथ इसको भी करते हैं। तो इसको कभी ऑर्गेनाइज नहीं किया गया। इसको हमेशा समझा गया कि ये इसके क्रॉप्स के साथ ही इसको भी, फार्मिंग को भी ट्रीट किया जाए। सही। अच्छा, इसमें साल 2016 से लेके अब तक जो डेयरी की जो सनत है उसको जीरो रेटिंग की सहूलत दी गई थी। इसके कोई फायदे हुए, कुछ डिविडेंड इसके आए जब ये इसको बाकायदा ये स्टेटस दिया गया? जी, ये अली, लेट मी जस्ट करेक्ट यू लिटिल बिट। यहाँ ये 2006 से 2016 तक था। और उस टाइम पे 2006 से एग्जैक्टली जी, जो ऑर्गेनाइज्ड डेयरी सेक्टर है, उसकी ग्रोथ वाज 130%। और हमने उस टाइम पे बहुत सारा प्रोग्रेस किया वैल्यू चेन में। हमने फार्मर से बहुत दूध खरीदा एंड वी वेंट अप फ्रॉम समथिंग लाइक कोई 500 मिलियन लीटर से कोई 1.5 बिलियन लीटर पे हम चले गए थे दूध कलेक्ट करने में। हमने बहुत सारे मिल्क कलेक्शन सेंटर्स लगाए, हमने फैक्ट्रीज लगाई। इसको बहुत हमने ऑर्गेनाइज, ये सेक्टर जो है ये बिल्कुल टेक ऑफ के स्टेज पे था 2016 पे, जब ये बिल्कुल ऑर्गेनाइज हो गया था और ये बिल्कुल एक इंडस्ट्री बन गया था। तो इसको वापस लिया गया। अब इसको अगर बहाल किया जाता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपका मुतालबा भी है, ये बहाल किया जाता है, तो फिर इसका फायदा क्या होगा? जी देखें, अच्छा, अब ये देखते हैं कि उसका नुकसान पहले क्या हुआ। जब 2016 में ये हमसे ले लिया गया, जीरो रेटिंग का जो सेल्स टैक्स रिजीम है वो ले ली गई। उसके बाद विदाउट एक्सेप्शन सारी कंपनीज ने नुकसान उठाना शुरू कर दिया, क्योंकि कॉस्ट हमारी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जब हमने उसको प्राइसिंग में उसको पास थ्रू करने की कोशिश की तो हमारे वॉल्यूम्स गिरना शुरू हो गए। और सारी 2016 से लेके 2020 तक सारी जो कंपनीज हैं वो उनका वॉल्यूम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो 50% से भी कम आ गई। और ये एक वॉल्यूम बिजनेस है। तो हमने फार्मर से दूध खरीदना कम कर दिया, हमारे वॉल्यूम खुद गिरना शुरू हो गए, हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम हो गई। तो ये सारे हमें विदाउट एक्सेप्शन सारी कंपनीज जो थी वो लॉस में जाना शुरू हो गई, और काफी साइजेबल लॉस। उसके अलावा फिर इन्वेस्टमेंट बंद हो गई, प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट बंद हो गई, फार्मर्स से दूध खरीदने में इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई, जो वैल्यू चेन में इन्वेस्टमेंट थी वो सब जो है वो बंद हो गई। इस इंडस्ट्री को 2016 से लेकर 2020 तक बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अच्छा, अब सर इसको बहाल करने का मुतालबा है, फिर एक रेगुलेट करने की बात भी की जाती है। खान साहब, जब रेगुलेशन की बात करते हैं तो जो सूबाई सतह पर रेगुलेटरी एक अथॉरिटी या कोई कमेटी बनी हुई है, आप समझते हैं कि वो अपना काम सही तरह कर रही है, या आपका मुतालबा है कि अलहदा से बिल्कुल एक और इदारा बनाया जाए जो कि डेयरी सेक्टर को रेगुलेट करे? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा अली साहब। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि हमारा मुतालबा था जीरो रेटिंग को रिस्टोर करने का, और खास तौर पे जो इस की जो इकोनॉमिक टीम है उसने इसमें इंटरेस्ट लिया। हमने बहुत सारी प्रेजेंटेशंस की और इन्होंने ये जीरो रेटिंग को रिस्टोर कर दिया है।
राइट? तो दैट्स द गुड न्यूज। पहली बात तो ये, और मैं जो फवायद हैं उनके बारे में बात करूंगा। अच्छा, आपने बात की कि रेगुलेटरी रिजीम की, तो अगेन जिस तरह हमें काफी नुकसान उठाना पड़ा ये जब जीरो रेटिंग ले ली, उसी तरह जब ये रेगुलेटरी रिजीम जो है पिछले 5-7 साल में जब ये चेंज हुई और जब ये प्रोविंसेस के पास आई, तो देयर वाज एक कंफ्यूजन सी थी कि इसको रेगुलेट किसने करना है और किस एक्सटेंट तक करना है और क्या लॉज होंगे। तो हर प्रोविंस जो है उसने अपने लॉज बनाने शुरू कर दिए, और क्योंकि ये एक नई फील्ड थी तो इसमें एक्सपर्टीज भी नहीं थी, तो काफी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, काफी नुकसान हुए। अगेन ये काउंसिल ऑफ कॉमन, एक हमारा मुतालबा था कि लॉज जो है इस मुल्क में वो एक ही होने चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन उसकी जो है वो प्रोविंसेस के पास होनी चाहिए। तो इस साल के शुरू में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ने आके ये इस बात पे भी एग्री किया कि जो लॉज हैं वो फेडरल होंगे, पीएसक्यूसीए के पास होंगे, उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो प्रोविंसेस के पास होगी। तो ये भी एक बहुत मेजर एडवांस हुआ है इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करने में, जो कि ये इस गवर्नमेंट की टीम ने किया है। अच्छा ठीक, तो सर अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, अब जरा कंज्यूमर एंड पर आते हैं। कंज्यूमर सर ये देखता है उसको कम कीमत पे खुला दूध मिल जाता है, वो उसको भी अपनी सहूलत समझता है कि जी खुला दूध है, उसको शायद ये अवेयरनेस नहीं है कि उस खुले दूध में उसकी सेहत को कितना नुकसान है, और वो जितने पैसे बचाने की कोशिश कर रहा होता है उस खुले दूध से, उतने पैसे बाद में अस्पतालों के चक्कर और अद्वियात में उसके लग जाते होते हैं। तो सर इसमें जो पैकेजिंग और खुला दूध, इसमें जो तजाद है कीमत का और फिर एक डिफरेंस है क्वालिटी का, मैं चाहूंगा जरा उस पर थोड़ी रोशनी डालिएगा आप। राइट, देखिए पहली बात तो ये कि ये अंडरस्टैंड करने की बड़ी जरूरत है कि दूध जो है ना वो एक बड़ा सेंसिटिव फूड आइटम है, राइट? तो और ये बहुत जल्दी जो हाउसवाइफ्स वगैरह हैं उनको अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये बहुत जल्दी खराब हो जाता है, इसको रेफ्रिजरेट करना पड़ता है। पूरी थ्रू आउट द सप्लाई चेन दूध की जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना पड़ता है एट अबाउट 5 डिग्रीज। अच्छा, अगर आप इसको ना करें तो इसकी पैकेजिंग कम से कम बहुत स्पेशल होनी चाहिए, जिसमें फॉर एग्जांपल जो हम जिसमें पैकेज करते हैं इसको। तो अब जो ये आई थिंक ये बड़ी बोल्ड मैं स्टेटमेंट करने लगा हूं कि जो इस मुल्क में खुला दूध बिक रहा है वो विदाउट एक्सेप्शन वो उसको अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशंस, अकॉर्डिंग टू द लॉज उसको दूध नहीं कह सकते। ठीक है, अगर आप उसका केमिकल एनालिसिस करें, उसको लेबोरेटरी में लेके जाएं, तो वो दूध के जो रेगुलेशंस हैं उनमें वो क्वालिफाई नहीं करेगा, राइट? अगेन ऑलमोस्ट विदाउट एक्सेप्शन जो पैकेज्ड मिल्क है वो गवर्नमेंट की रेगुलेशंस, इंटरनेशनल रेगुलेशंस के हिसाब से दैट इज रियली द ट्रू मिल्क। अच्छा, ये क्यों जरूरी है कि दूध जो है उसको बेस्ट फॉर्म में कंज्यूम करना चाहिए, जिस तरह पैकेजिंग होती है, और ये एक ग्लोबल पैकेज, ये एक ग्लोबल फॉर्म है जिसमें दूध ट्रांसपोर्ट होता है और ये स्टोर होता है और कंज्यूम होता है। वो ये इसलिए जरूरी है कि जब ये दूध खराब होता है तो इसमें बैक्टीरिया पैदा होना शुरू हो जाते हैं। अगर ये 5 डिग्रीज पे ना रखा जाए या ये पैकेजिंग में ना रखा जाए तो इसमें बैक्टीरिया पैदा होना शुरू हो जाते हैं, और वो दूध की नॉट ओनली वो दूध की सारी न्यूट्रिशन या ग़िज़ाइयत को तबाह कर देते हैं, लेकिन वो कंज्यूम करने के लिए सेफ भी नहीं है। तो उससे ना सिर्फ घर के लोग जो हैं जो कंज्यूम कर रहे हैं वो बीमार होंगे, लेकिन अगर वो दूध घर में किचन में अगर वो रखा जाए तो उससे और जो किचन की जो एनवायरनमेंट है, जो खाने हैं वो भी खराब होंगे। तो जो लोग दूध नहीं भी कंज्यूम करेंगे, अगर वो खराब दूध घर में रखा जाए तो वो भी बीमार होंगे। तो ये जरूरी है समझना कि ये आप ये समझ लें कि जी ये सस्ता है, इसको आप खरीद लें, इसको कंज्यूम करें, लेकिन वो दूध नहीं है, उसमें न्यूट्रिशन नहीं है, उसमें फूड सेफ्टी नहीं है।